पटेल, एक विमेन हेल्थ फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और पेल्विक फ्लोर में काफ़ी सालों से काम कर रही हूँ। आज मेरा प्रिविलेज है कि मैं आपके सामने सर्वाइकल कैंसर में हमारा जो रोल है एज ए फिजियोथेरेपिस्ट वो बताने वाली हूँ। शिवानी मैम ने इस जो टॉपिक अभी I'm not a person who can stand at one place, so I'm just moving. I hope I'm audible. शिवानी मैम ने इस टॉपिक को इतना ब्यूटीफुली बताया और एक चीज़ पे बार बार जोर दिया है उन्होंने, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। चीज़ एक ऐसी है जिसको हम वहाँ तक होने ही ना दें और पहले ही उसको ख़त्म कर दिया जाए। और प्रिवेंशन के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो भी मैम ने बार बार बोला है, अवेयरनेस। कितने लोगों को यहाँ पर सर्वाइकल कैंसर के बारे में वो बातें पता थी जो अभी शिवानी मैम ने बताई? फ्यू हैंड्स। कुछ ही लोगों को पता है कि सर्वाइकल कैंसर की सीवियरिटी किस हद तक होती है और क्या है। पर बहुत ही थैंक यू सो मच शिवानी मैम, एनलाइटन अस वो ब्यूटीफुली विद दिस टॉपिक। एज अ फिजियोस हमारा जो रोल है उसको भी समझते हैं और मैंने एक छोटा सा स्लाइड प्रेजेंट किया है। आई विल मूव द स्लाइड्स। ओके, सर्वाइकल कैंसर की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम सर्विक्स के बारे में बात कर रहे हैं। छोटा सा और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि हम फिजियोज हैं, हमारे सिलेबस में इस चीज़ को ज़्यादा पढ़ाया नहीं गया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। अगर आप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को देखो अंदर से, फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो हमारे दो फेलोपियन ट्यूब्स हैं, दो ओवरीज के साथ अंदर, फिर हमारा एक यूट्रस है। यूट्रस का जो नीचे का नेक का पार्ट है उसको सर्विक्स कहते हैं, ये पार्ट। और ये जो पार्ट होता है वो प्रोट्रूड होके वजाइना के अंदर खुलता है। सो डॉक्टर्स क्या करते हैं, वजाइनल स्क्रीनिंग करते हैं और सर्विक्स के एक्सटर्नल ऑर्गन्स को देख पाते हैं। तो ये जो सर्विक्स है ये मिडिल पार्ट है और जो कैंसर सेल ग्रो होती है वो कहीं ना कहीं यहाँ से स्टार्ट होकर पूरे स्प्रेड होना स्टार्ट कर देती हैं और इसके आगे फर्दर स्टेजेस होती हैं। तो इसके सर्विक्स के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंडो सर्वाइकल पार्ट और एक होता है एक्टो सर्वाइकल पार्ट। आपने कभी सुना होगा एक्सटर्नल ऑर्स ऑफ सर्विक्स, वो पैल्पेबल भी है। हम फीमेल्स अपने आप अपनी फिंगर को वजाइना के अंदर इंसर्ट करके उस सर्विक्स को हम कभी भी पैल्पेट करते हैं। तो ये सर्विक्स को थोड़ा समझना ज़रूरी है। और फंक्शन क्या होते हैं सर्विक्स को, इम्पॉर्टेंस क्या होती है सर्विक्स की। एक बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल सी नेक भगवान ने हमें दी है, एक तरह का दरवाज़ा है जो हार्मोन्स के इफेक्ट के साथ साथ चेंज होता रहता है। दरवाज़ा कभी खुलता है कभी बंद होता है, वो हमेशा खुला नहीं रहता। उसको प्रोटेक्ट करना होता है हमारे अंदर के यूट्रस के पार्ट को। अंदर कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी पैथोजन, कोई भी वायरस, कोई बैक्टीरिया अंदर नहीं आना चाहिए, इसलिए भगवान ने बहुत ब्यूटीफुली एक दरवाज़ा दिया है। उस दरवाज़े की एक साइज़ होता है, अप्रॉक्सीमेटली 3-4 सेंटीमीटर के आसपास उसका साइज़ होता है। ये जो दरवाज़ा है इसका काम क्या होता है, खुलना और बंद होना। कुछ सर्कमस्टांसिस में जब कोई हार्मोन्स हमारी बॉडी में सीक्रेट होते हैं तब तक वो अपना काम करता है। उसके अंदर एक म्यूकस होता है, थिक म्यूकस, जो कभी थिन होता है कभी वो थिक होता है अकॉर्डिंग टू द हार्मोनल लेवल्स। क्लोजिंग ओपनिंग होती है। अगर मुझे पीरियड्स आ रहे हैं तो वो सर्विक्स कहीं ना कहीं सॉफ्ट हो जाएगा। जब मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी तो वो जो सर्विक्स है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अगर मैं सेक्स कर रही हूँ, इंटरकोर्स कर रही हूँ, तो सेक्स करते हुए सीमन के अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, जो सर्विक्स को सॉफ्ट कर देते हैं, उस म्यूकस को। वो खुलना और बंद होना उसका काम होता है। दूसरा काम होता है उसका कि उसके अंदर वो पीएच लेवल को मेंटेन करता है सर्विक्स। अगर पीएच लेवल, हमारे लिए एक हेल्दी पीएच लेवल होना ज़रूरी है। मेरी बॉडी के अंदर कोई भी अननेसेसरी बैक्टीरियाज ग्रो नहीं करने चाहिए। तो ऐसा बहुत ही एसिडिक लेवल होना चाहिए जो किसी भी बैक्टीरिया को किल कर दे और कुछ भी अंदर यूट्रस तक और रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक ना पहुँच पाए। तो इसका जो काम होता है वो पीएच लेवल को मेंटेन करना और उसको कभी कभी अकॉर्डिंग टू टाइम उसको चेंज करते रहना। पीएच लेवल कब चेंज होता है, जब इसको खुलना होता है पीएच लेवल चेंज हो जाता है। जब हम सेक्स करते हैं, सेक्स करते हुए जैसे ही सीमन इजैकुलेशन हुआ वजाइना के अंदर, जो सीमन है उसके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि वो पीएच लेवल को शिफ्ट कर देता है। सीमन को अंदर जाना है। सीमन जो है वो एल्कलाइन है नेचर के अंदर, वो एसिडिक नहीं है। और जो हमारे सर्विक्स है वो एसिडिक है। उससे पहले कुछ ऐसे हार्मोन सीक्रेट होते हैं ड्यूरिंग आर अराउजल स्टेज जो उस सर्विक्स की पीएच लेवल को चेंज कर देते हैं। और अब फीमेल का
का जो सीमन है वो अंदर जा पाए और स्पर्म फ्रेंडली सर्वाइकल पीएच लेवल बदल जाता है, हॉर्मोन्स चेंज होते हैं। तो एबिलिटी टू चेंज द पीएच लेवल जब भी हम सेक्स कर रहे होते हैं या फिर जब हमारा ओवुलेशन होता है, जब हमें पता है कि ओवुलेशन हो चुका है, आज अंडा निकला है, वो उस दिन हमारा बॉडी का कुछ फिजियोलॉजी अलग होती है, ठीक है। बॉडी चाहती है रिप्रोड्यूस करना और फीमेल के अंदर सेक्स हार्मोन्स डेवलप होते हैं और सेक्सुअल इंटीमेसी की तरफ फीमेल जाती है। इफ़ शी वांट टू गेट प्रेग्नेंट तो स्पर्म का आना ज़रूरी है। तो अब स्पर्म यहाँ पे वो टाइम है ओवुलेशन का जब हमें चाहिए कि स्पर्म अंदर आए, तो उस टाइम भी सर्विक्स को खुलना पड़ेगा। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ सर्विक्स इज इम्पॉर्टेंट और पीएच लेवल जो है वो शिफ्ट हो जाएगा एसिडिक से लेके एल्कलाइन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे सर्विक्स के। और जैसे ही फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है वो सर्विक्स पूरा दोबारा से बंद हो जाता है, ताला लग जाता है, उसका म्यूकस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि थ्रू आउट द प्रेगनेंसी हमारा 9 महीने तक बच्चा अंदर ग्रो करेगा और बच्चा किसी भी हालत में बाहर नहीं आना चाहिए। तो वो उसका फंक्शन है सर्विक्स का। तो वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन पता होना चाहिए। अब इसकी जब कंडीशन के बारे में बात करते हैं तो सर्वाइकल कैंसर एक ऐसी कंडीशन है जिसके बारे में जो अभी फर्स्ट लीडिंग कैंसर है वर्ल्ड के अंदर, काफ़ी इफेक्ट कर रहा है। अगर हम देखें सर्वाइकल कैंसर का रेट तो इंडिया के अंदर 20% ऑफ ऑल सर्वाइकल कैंसर्स पूरे ग्लोब में जितने हैं उसका 20% इंडिया में है। तो बहुत ही बड़ा रेट है। 1 in 53 वीमेन डेवलप सर्वाइकल कैंसर। मुझे लगता है इस रूम में हम 53 वीमेन तो होंगे, तो हमारे में से किसी एक को सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस हैं। स्टेटिस्टिक्स ये कहते हैं, नॉट सेकेंड कॉज, अभी तो ये फर्स्ट हो गया है, अप्रॉक्सीमेट 67,477 डेथ। मैं ये नहीं कह रही कि डायग्नोज हो रहा है, इतनी डेथ होती है हर साल सर्वाइकल कैंसर से। अप्रॉक्सीमेटली 185 वीमेन डाई एवरी डे। आज के पूरे दिन में 185 वीमेंस शायद मर चुकी होगी इंडिया में इस कैंसर की वजह से। अप्रॉक्सीमेटली 8 वीमेन डाई एवरी आवर। जब तक मेरा और शिवानी मैम का सेशन खत्म हुआ है शायद 16 लड़कियां सर्वाइकल कैंसर से मर चुकी हैं। अ वीमेन इज डाइंग एवरी 8 मिनट। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और सॉल्यूशन बहुत छोटा है। सॉल्यूशन क्या है? मैं माँ हूँ और मेरा बेटा या बेटी किसी की माँ हूँ, चाहे मैं बेटा या बेटी, उसको 9 से 12 या 13 साल की उम्र से पहले अगर मैंने वैक्सीनेशन लगवा दिया तो मैंने अपने बच्चे को, लड़की को, लड़के को ज़िंदगी भर के लिए इस कैंसर से दूर कर दिया। तो आई थिंक हम जो बर्थडे पे उनको गिफ्ट देते हैं, जब वो बड़े होते हैं, तो ये बर्थडे का जो गिफ्ट होता है वो एक्सपेंसिव चीज़ें ना दे के वो भी दे दो, उसके साथ साथ ये डोज तो दे ही दो। जैसे आपका बच्चा 8 से 9 साल के आसपास होता है, 9 साल ही क्यों, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल, ऐसा क्यों नहीं बोला WHO ने? मैंने ये क्यों बोला कि 9 ईयर्स। प्यूबर्टी चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ग्रो होता है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। एंड एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, 9 साल के जब हम 12-13 साल की बात करते हैं तो मैडम ने बताया कि सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं बच्चे। कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ ऐसा कर लेते हैं जहाँ पे अगर कुछ इंटरकोर्स हो गया हो। हमारे बच्चे ने हमें बताया ना, कोई हमें नहीं बताएगा। मेरा बेटा आगे मुझे नहीं बोलेगा 13 साल का कि मम्मा किसने मुझे टच किया है, मैं किसी को टच करके आया। हमें नहीं पता वो कब सेक्सुअली एक्टिव होंगे उनकी लाइफ में फर्स्ट टाइम। उस टाइम को हिट करने से पहले, जब उनके पास समझ ही नहीं है सेक्स के बारे में, उनको वो फीलिंग्स ही नहीं आती, तभी अगर हम उसको वैक्सीनेशन करवा दें पेशेंट को, हमारे बच्चे को, हमारी बेटी को, तो हमने उसको हमेशा के लिए प्रिवेंट कर दिया। एक बार अगर हम सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं, पेनिट्रेशन हो जाता है, अभी ये जो कैंसर है उसका जो वायरस है HPV, उसका मेन होस्ट कौन है, कहाँ पर रहता है ये वायरस? मेल के पीनस के ऊपर, जेनाइटल के ऊपर, स्क्रॉटम के ऊपर। जिस दिन मैंने पहली बार सेक्स किया था उस दिन वो वायरस मेरी बॉडी में आ गया था। डिपेंडिंग अपॉन वो कौन से टाइप का वायरस था, 100 टाइप्स के वायरस होते हैं, उसके में से HPV वायरस में से 2 बहुत खतरनाक होते हैं जब हम इसके कैंसर की बात करते हैं, 16 और 18। अगर वो टाइप 16 और 18 था जो मेरे पार्टनर के पीनाइल स्ट्रक्चर पे था, तो हो सकता है कि मुझे ग्रसित कर दिया गया हो जब मैंने पहली बार सेक्स किया था। मैडम ने एक और बात बोली कि हमें सेक्स लेट करना चाहिए, जल्दी नहीं करना चाहिए। ट्राई टू हैव लेट सेक्सुअल, स्टार्ट योर सेक्सुअल एक्टिविटी एट अ लेटर स्टेज।
जितना ज़्यादा अर्ली सेक्शुअल एक्टिविटी करेंगे उतना ज़्यादा ही ये वायरस हमारी बॉडी में जल्दी घुस जाए, और जितने हमारी लाइफ में मल्टीपल सेक्शुअल पार्टनर होंगे उतने हो सकता है कि डिफरेंट टाइप्स के वायरस हमारी बॉडी में आना स्टार्ट करें। तो अच्छी बात ये है कि हो सके तो सेक्स बहुत जल्दी स्टार्ट ना करो, अगर करना है इट इज़ योर चॉइस, हो लाइक हैव सेक्स विद कॉन्डम। आप हमेशा प्रोटेक्टिव सेक्स करो, विदाउट कॉन्डम कभी सेक्स मत करो, अगर आप पार्टनर्स भी चेंज कर रहे हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज़ ऑल योर चॉइस, बट आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मुझे मेरी वजाइना को या मुझे मेरे सर्वाइकल एरिया को कैसे सेफ रखना है ज़्यादा। नंबर 1, आप वैक्सीनेशन ले लो टाइमली। अगर वैक्सीनेशन नहीं ले पाई, जैसे मुझे वैक्सीनेशन का पता लगा जब 2017 के अंदर मेरी खुद की आंटी का डेथ हुआ सर्वाइकल कैंसर की वजह से। 2017 शी वॉज वेरी क्लोज टू मी, और 2018 में मुझे पता लगा कि सर्वाइकल कैंसर का बहुत बढ़ रहा है ये चीज़, तो मुझे सर्वाइकल कैंसर की एक वैक्सीनेशन ले लेनी चाहिए। मैंने ले ली सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीनेशन, 3 डोजेस ली थी एट द एज ऑफ 38। आज मैं 44 ईयर्स की हूँ। 38 में मैंने सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीनेशन लिया, बट मुझे नहीं पता वो कितना इफेक्टिव होगा। वो 100% इफेक्टिव नहीं होता है। Am I right now? Yes. अब वो तभी 100% इफेक्टिव होता है अगर आपने सेक्स ना किया हो और आप लोग वैक्सीनेशन ले रहे हो। अगर आपने सेक्स किया हो और आप वैक्सीनेशन लेते हो, ले लो, सेफर साइड। बट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर 2 या 3 साल के अंदर अपना पैप स्मीयर कराते हैं। पैप स्मीयर वो डिटेक्ट करेगा कि हमारी बॉडी के अंदर कहीं वो वायरस अपना काम करना स्टार्ट तो नहीं कर दिया है उसने, और हम उसको जल्दी स्टेज पे डिटेक्ट कर पाएंगे। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगेन सेम चीज़ पे आगे हम खड़े हो जाते हैं। अगर खुद को कोई गिफ्ट देना चाहते हो, ये जो वायरस है इसको डेवलप होने में 10 से 15 से 20 साल इतना लगता है। अगर मैंने फर्स्ट सेक्स 28 साल की एज में किया था, मुझे याद है, व्हेन आई वाज 28, और आज मैं 44 हूँ, तो 16 साल हुए मुझे सेक्सुअल एक्टिव हुए। इस वायरस को कम से कम 15 से 20 साल लगता है अपना असर दिखाने में, पहली बार सिम्टम्स देने। तो हो सकता है मुझे अभी सिम्टम्स ना आने स्टार्ट हो जाएंगे 2-3 साल के बाद। तो थोड़ा स्लो एक ऐसा किलर है जो आपके अंदर है, लेकिन अपने सिम्टम्स नहीं देगा, बाद में देगा शायद, और हो सकता है उसके भी बाद में। तो जब अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हो तो प्लीज़ आप वो तो वैक्सीनेशन तो ले ही लो, उसके साथ साथ आपको पैप स्मीयर तो कराते ही रहना है। अपने आप को, ये कुछ फैक्टर्स थे जो मैडम ने डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी, कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं जिसको हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना है, और क्या अगर ऐसे सिम्टम्स हो तो हमें उसी टाइम पे गायनेक के पास अपना चेकअप के लिए चले जाना है। सर्वाइकल कैंसर के स्टेजेस के बारे में मैडम ने बताया, मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो स्टेजेस में क्या होता है। फर्स्ट एक हमारा सिंपल सा नॉर्मल ऑर्गन है, हेल्दी ऑर्गन है, उसके बाद उसकी स्टेजेस आ जाती हैं, आई फर्स्ट बी एंड सेकेंड बी, इस तरीके से स्टेजेस होती हैं। क्या होता क्या है इन स्टेजेस के अंदर? वो अपना प्रोग्रेशन बढ़ा देता है, टिश्यूज़ को ज़्यादा अफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। अगर अर्ली स्टेज है, जल्दी से पता लग गया बाहर का सिर्फ सर्विक्स का कुछ पार्ट ही, ये पूरा सर्विक्स है, आपको दिख रहा है ये पूरा स्टेज सर्विक्स है, लेकिन बाहर का जो ये पट्टा है यहीं पे आपको इन्फ्लेमेशन दिख रहा है, यहाँ पे कुछ चेंजेस दिख रहे हैं, बहुत ईजी है, डॉक्टर उसको फटाफट चेंज कर देगा। 90 to 100% आपको सेव कर लिया जाएगा सिंपल सी थेरेपी, सिंपल से मेडिकेशन से, ट्रीटमेंट से। अगर ये पट्टे को छोड़ के इसको तो ख़त्म कर ही दिया है, ये सर्वाइकल कैंसर की सेल पूरे सर्विक्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देगी, तो शायद हो सकता है कि उनको कीमोथेरेपी, रेडिएशंस, उनका भी सहारा लेना पड़े। और आपको तो पता है रेडिएशंस का हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होने वाला है, और हो सकता है कि कुछ सर्जरीज भी करनी पड़े माइनर। अगर वो इस पूरे सर्विक्स को डैमेज कर देती है और उसके साथ साथ सर्विक्स के साथ एसोसिएटेड कुछ ऑर्गन्स हमारी बॉडी के, जैसे कि आगे की तरफ ब्लैडर होता है, पीछे की तरफ रेक्टम होता है, वजाइनल कैनाल होती है, नीचे पेल्विक फ्लोर मसल्स होती हैं, अगर ये जो सर्विक्स है ये इतना फैल गया कि दूसरे ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर रहा है, मेरे साथ साथ ब्लैडर, मेरे साथ साथ रेक्टम, और मेरे साथ साथ कहीं ना कहीं ऊपर का यूट्रस भी, और फेलोपियन ट्यूब्स अंदर कंप्लीट,
तो हो सकता है बड़ी सर्जरी हो और उनको पूरे एरिया को, पूरे ऑर्गन्स को निकालना पड़े। जब उन सबको निकालते हैं तो बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर मैम ने दिखाई थी कि लिम्फ नोड्स को भी निकाला जाता है, आर्टरीज को भी कट किया जाता है, इतना सारा बड़ा सर्जरी, और ऑर्गन को बाहर निकाल देते हैं। अब ये जो ऑर्गन बीच में था जिसको निकाल दिया गया, चाहे वो हमारा यूट्रस था सर्विक्स के साथ साथ, तो सर्विक्स किसके साथ अटैच था? कहीं ना कहीं वजाइना के साथ अटैच था। तो जिस एरिया को निकाला गया सर्विक्स को, अब वजाइना का क्या होगा? वजाइनल टिश्यूज को कहीं ना कहीं तो वो लाइगेट करेंगे ऊपर, वो सॉरी कहीं ना कहीं अटैच करेंगे उस एरिया को, बांध देंगे आसपास, स्टिचेस लगा देंगे। और अंदर भी यूट्रस के साथ साथ कुछ लिगामेंट्स होते हैं जो यूट्रस को होल्ड करते हैं अपनी पोजीशन में। वो लिगामेंट भी कहीं ना कहीं से आ रहे थे। कुछ लिगामेंट आगे से आते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस से, कुछ पीछे जाते हैं सेक्रम पे, कुछ साइड में होते हैं पेल्विक कैविटी पे। उन लिगामेंट्स का क्या होगा, उन स्ट्रक्चर्स का क्या होगा जिसके जो यूट्रस के साथ थे? वो सारे स्ट्रक्चर्स को कहीं ना कहीं उन लोगों को अंदर स्टिच करना पड़ता है। अपना प्लेस तो देना पड़ेगा। अगर इतनी बड़ी सर्जरी हुई है और ऑर्गन को निकाल दिया गया, तो वो एम्प्टी स्पेस जहाँ से ऑर्गन को निकाला गया ये सर्जरी के बाद, अब जरा उसके बारे में एज अ फिजियोथेरेपी सोचने की कोशिश करें। हीलिंग प्रोसेस होगी, हीलिंग क्या करेगी? फाइब्रोसिस डेवलपमेंट होगा हीलिंग में, और धीरे धीरे वो एरिया स्कार और एडेशन क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। टिश्यूज एडहेसिव टिश्यूज हो जाएंगे, टाइटनेस हो जाएगी, ब्लड सप्लाई अच्छी है नहीं उस एरिया के ऊपर। वजाइना, अगर आप वजाइना की बात करो तो ऊपर से उसको बांध दिया गया है वजाइना को, और अगर वो कीमोथेरेपी सॉरी रेडिएशन हुआ है उस एरिया को या सर्जरी हुई है, तो रेडिएशन की वजह से, कीमोथेरेपी की वजह से वजाइना जो है वो धीरे, वजाइना के अंदर एक लाइक अ कॉन्डम, वो स्ट्रेच हो जाती है अप डाउन, कितना भी स्ट्रेच कर लो, बट इतना बड़ा हेड होता है बच्चे का, वो बाहर निकल जाता है। इतना अच्छा इसके अंदर इलास्टिसिटी होती है। ये जो इलास्टिसिटी है वो डैमेज हो जाती है ये ट्रीटमेंट की वजह से। अब क्या होगा? वजाइना दोबारा से रिलैक्स नहीं हो पाएगी, दोबारा से स्ट्रेच नहीं हो पाएगी, दोबारा से इलोंगेट नहीं हो पाएगी। उसके अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम जिसको हम वर्ड को बोलते हैं स्टीनोसिस, वजाइनल स्टीनोसिस हो जाएगी। तो मतलब है कि इतना एडेशन हो जाएगा टिश्यूज के अंदर, दे विल फेल टू रिलैक्स। अगर वो रिलैक्स नहीं होगा तो उस फीमेल का दोबारा से, अगर वो सेक्स करने दोबारा से सेक्सुअली एक्टिव होती है, सेक्सुअल एक्शन की स्टेजेस होती है। पहले डिज़ायर होती है टू हैव सेक्स, और उसके बाद होता है एराउजल, बॉडी एराउजल फेज में जाती है। एराउजल फेज के अंदर ही वजाइना रिलैक्स होना स्टार्ट करती है। तो जैसे जैसे वजाइना रिलैक्स होगी, बट वो रिलैक्सेशन उसको नहीं हो पाएगी, वो टाइटनेस है उसके अंदर, फीमेल को दर्द होगा। सो पोस्ट सर्जिकल ये कॉम्प्लिकेशन बहुत बड़ी होती है कि उसको सेक्स करने में दिक्कत होती है और वो स्ट्रेच आउट नहीं हो पाएगी। जब वो स्ट्रेच आउट खुलेगी नहीं तो पिनाइल पीनस कैसे अंदर जाएगा? तो ये सेक्सुअल डिस्फंक्शन उसकी लाइफ में आना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम एक नाम देते हैं डिस्पेरोनिया, ये कंडीशन। इससे एक और चीज़ मैं यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ, ये 4 चीज़ें हैं, या तो सर्जरी करेंगे डॉक्टर, या फिर कीमोथेरेपी, या फिर रेडिएशन, या कीमो रेडिएशन। हर चीज़ का ये पूरे एरिया के ऊपर अफेक्ट होगा, इसके ऊपर। अब मैं हूँ पेल्विक फ्लोर रिहैब थेरेपिस्ट। मैं कौन हूँ? मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो पेल्विक फ्लोर मसल के साथ काम करती है। ये मसल्स कैसी हैं? अगर आप लोग सब वजाइना हो या फिर यूरेथ्रा हो या फिर एनल कैनाल हो, तो आप ये ऑर्गन्स के ये पेल्विक फ्लोर के अंदर से पास होते हैं। ये फ्लोर जिस पे आप बैठे हो ये पेल्विक फ्लोर है। अगर कुछ भी ऑर्गन के साथ होता है तो आपको क्या लगता है वो स्पेशिया को अफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? 100% करेगा। इसको हम कहते हैं एंडोपेल्विक फेशिया। पेल्विक फ्लोर की 3 लेयर्स होती हैं। सोचो कि 3 फ्लोर हैं, आउटर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर। तो जो सबसे अंदर का फ्लोर होता है, आपने नाम सुना होगा लिवेटर एनाई, सुना है इस मसल का नाम, यानी एंडोपेल्विक फेशिया। ये जो भी सर्जरीज हुई है या जो कीमोथेरेपी का अफेक्ट होता है वो उस लिवेटर एनाई को बहुत अफेक्ट करता है, और उसके अंदर अडेशंस एंड टाइटनेस क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। मसल्स फेल टू रिलैक्स, मसल्स को ये पता नहीं लगता उसको रिलैक्स कैसे करना है, वो अडेसिव हो जाती है, टाइटनेस आ जाती है उसके अंदर, कॉन्ट्रैक्चर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाते हैं। अब मसल जब रिलैक्स नहीं करेगी तो पेशेंट को क्या प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट होंगी? हमारे अगर हमारे फिजियोथेरेपी को अगर आप समझो, सॉरी ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड थी पहले वाली। ओके, आप फर्स्ट स्लाइड में देखिए
कि ब्लैडर है और उसका यूरेथ्रा निकल रहा है पेल्विक फ्लोर से। सेकेंड साइड में आप देखो वजाइनल कैनाल भी निकल रही है और थर्ड में एनस भी निकल रहा है और ये पूरी साइड में पेल्विक फ्लोर है। ये बाहर से इमेज है फीमेल की जिसमें पेल्विक फ्लोर मसल्स दिख रही हैं आपको। वजाइनल ओपनिंग के दोनों साइड, ये वेस्टिब्यूल एरिया है, उसके दोनों साइड पे बल्बो कैवर्नोसिस मसल होती हैं और नीचे भी कुछ ये सुपरफिशियल मसल हैं। ये बहुत अच्छी इमेज है सेकेंड वाली। इसमें मिडल लेयर ऑफ पेल्विक फ्लोर को दिखाया गया है और सॉरी इसमें आप देखो ये नीचे वाला जो हिस्सा है ये वजाइनल कैनाल है जो पास होती है और ऊपर का जो है वो है हमारा यूरेथ्रा। अब सोचो जब ये फेशिया इस मसल का टाइट हो जाएगा तो यूरेथ्रा को कैसे कंप्रेस करना स्टार्ट कर देगा। टाइटनेस है तो यूरेथ्रा कंप्रेशन में जाएगी और टाइटनेस है तो वजाना भी कंप्रेशन में जाएगी। तो पेशेंट को यूरिनेशन में भी दिक्कत होगी और पेशेंट को डिफिकेशन में भी दिक्कत होगी और सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में भी दिक्कत होगी। ये तीनों चीज़ें हैं जिसको हम कहते हैं पेल्विक फ्लोर गॉट हाइपरटोनस। फीमेल हैज़ अ हाइपरटोन्ड पेल्विक फ्लोर, टेंशन, टाइटनेस, पेनफुल एक्शंस आर देयर। ओके, और ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर है जिसमें बताया है कि पेल्विक फ्लोर कैसे यूरेथ्रा वजाइना के आसपास से जाते हुए यूरेथ्रा को एनसर्कल करके वापस आती है। अगर कुछ भी कोई एडेशन यूरेथ्रा के साथ होता है तो क्या वो इस पेल्विक फ्लोर की लेयर को अफेक्ट नहीं करेगा? मिडल लेयर को 100% करेगा। तो लिविडर एनाई भी अफेक्ट हो जाती है और उसके नीचे की जो सेकेंड लेयर है वो भी अफेक्ट हो जाती है जिसको हम कहते हैं यूरेथ्रो वजाइनल स्फिंक्टर्स, दोनों अफेक्ट होते हैं। अब प्रॉब्लम जो आएगी वो ये 4-5 प्रॉब्लम है। वजाइनल स्टीनोसिस एक ऐसी कंडीशन जिसमें वजाइना छोटी हो जाएगी, नैरो हो जाएगी एडेशन की वजह से। अगर वो नैरो हो जाएगी तो स्ट्रेच आउट नहीं कर पाएगी और आप उसमें फिंगर इंसर्ट करोगे या टैम्पून डालोगे या फिर मेंस्ट्रुअल कप इंसर्ट करोगे तो बहुत पेनफुल रहेगा आपको, आप शायद ना इंसर्ट कर पाओ और सेक्सुअल एक्टिविटी तो बहुत पेनफुल रहेगी ही। इसको हम कहते हैं कि फीमेल स्टार्टेड हैविंग सेक्सुअल डिसफंक्शन एंड द नेम ऑफ दिस डिसफंक्शन इज डिस्पेरियूनिया, पेनफुल सेक्स। और माइंड भी वो करे ही ना फिर उसके बाद सेक्स, अगर वो सेक्स करे ही ना सो नो इंटरेस्ट। सेक्स इज अ प्लेजरेबल एक्टिविटी। अगर मुझे सेक्स करते हुए दर्द होता है तो शायद एक बार मैंने एक्सपीरियंस कर लिया कि मुझे दर्द हो रहा है, उसके बाद दोबारा से मैं सेक्स नहीं करूँगी। अगर मैं मना करूँगी तो ये हमारे रिलेशनशिप्स को भी अफेक्ट करेगा डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से टाइम पे फीमेल को डायग्नोज हुआ उसकी सर्जरीज। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लेकिन ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता क्योंकि ये बहुत बड़ा टैबू भी है, हम इसके बारे में बात नहीं करते। ओके, पीपल्स चॉइस। सेकेंड इज वॉइडिंग डिसफंक्शन। यूरिन को पास करने में या स्टूल को पास करने में दिक्कत होती है। एडेशन फॉर्मेशन हो गई तो आपको समझ में आ गया कि वो क्या करेगा, यूरेथ्रा को टाइट कर देगा, उसको भी पूरा से पुल करके रखेगा और यूरेथ्रा को रिलैक्स नहीं होने देगा। अगर यूरेथ्रा रिलैक्स नहीं होगी तो यूरिन क्या करेगा, वो सीधा अंदर ब्लैडर में ही भरता जाएगा। अगर वो ब्लैडर में भरता जाएगा तो ओवरफ्लो ऑफ ब्लैडर हो जाएगा और ओवरफ्लो की वजह से वो धीरे धीरे ड्रिबलिंग चालू रहेगी। इसको हम कहते हैं यूरिन इनकंटीन्यूअस। लीकेज हो रहा है कंटिन्यूअसली लेकिन पेन हो रहा है यूरिन पास करने के लिए। फीमेल को सेंसेस आएंगी कि उसको यूरिन पास करना है, बार बार उसका अर्ज हाई हो जाएगा और जब वो यूरिन पास करने के लिए जाएगी तो यूरिन पास नहीं कर पाएगी। नॉर्मली हम 1 मिनट के अंदर बाहर आ जाते हैं यूरिन पास करके, 45 सेकंड की प्रोसेस होती है नॉर्मल। बट ये फीमेल 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट बाथरूम के अंदर लेना स्टार्ट कर देगी और जब वो स्ट्रेस लगाएगी यूरिन पास करने का, उसका जो स्ट्रीम होगा वो बहुत स्लो होगा, बहुत माइल्ड होगा और इस स्ट्रीम के लिए उसको प्रेशर लगाना पड़ेगा, वॉइडिंग फोर्स। जितना वो ऊपर से वॉइडिंग फोर्स है वाल्सल्वा लगाएगी उतना पेल्विक फ्लोर के टाइट टिश्यू के ऊपर स्ट्रेचिंग इफेक्ट आएगा और उसको अननेसेसरी ब्रेकिंग होगा जिसको अगेन पेल्विक पेन देगा। तो ये एक कोरिलेटेड सिम्टम्स है कि स्टार्ट हुए थे सर्वाइकल कैंसर्स के जो ट्रीट हो चुका है लेकिन रह क्या गया, रह गई छोटी वजाइना, स्टीनोसिस, रह गया एडेशंस, रह गया टाइटनेस इनटू द मसल्स, रह गया ऑर्गन्स को पुल करना और वॉइडिंग को डिफिकल्टी देना, वॉइडिंग पेशाब को पास करने में दिक्कत, बार बार पेशाब जाना, उसके अलावा लीकेज भी होगा। ये आगे होगा, सेक्शुअल भी होगा, सेम पीछे के हिस्से को अगर आप देखो रेक्टल एरिया को तो हो सकता है कि रेक्टल टिश्यू भी डैमेज हुए हों, उनके अंदर भी अफेक्ट गया हो और पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉटिंग बहुत ही आम होता है। 85% ऑफ फीमेल दे स्टार्ट हैविंग दिस।
प्यूबर रेक्टलिस एक ऐसी मसल है जो रेक्टम के आसपास से गुजरती है लिमिटर एनआई के, और वो उसको एक एंगल को मेंटेन करती है, 90 डिग्री एंगल को। अगर प्यूबर रेक्टलिस मसल के अंदर टाइटनेस आ जाती है तो वो ज़्यादा एंगल से उसको पुल करेगी और वो 90 की जगह 70 डिग्री एंगल पुल कर देगी रेक्टम को टुवर्ड्स पुबिक सिम्फाइसिस। इतना ज़्यादा पुल हो जाएगा रेक्टम और एनस के बीच में, तो स्टूल जो है वो एनस तक आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि मसल्स बहुत टाइटली उसको कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, पुल कर रही है। तो पेशेंट को डिफिकेशन प्रॉब्लम होगी। इस कंडीशन को हम कहते हैं प्यूबर रेक्टलिस मसल सिंड्रोम या फिर टाइटनेस ड्यू टू प्यूबर रेक्टलिस मसल। Scarring or shortening of endopelvic fascia is gonna make this muscle, they will not relax, fail to get relax. और इसमें पेशेंट को passing the stool will be difficult, narrowing of the stool, putting lot of voiding force, again weakness of the pelvic floor and constipation, bloating sensation, ये सब रहेगा। और इतना सब कुछ हो रहा है तो आप तो समझ सकते हो कि pelvic pain, हम इसको नाम दे ही सकते हैं कि पेशेंट विल प्रेजेंट विद द सिम्पटम ऑफ डीप पेल्विक पेन, एडहेशंस, ये पोस्ट कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब इसमें डीप पेल्विक पेन, यस, ब्यूटीफुली ये छोटा सा एक वजाइनल स्टेनोसिस का एक पिक्चर मेरे को मिला। अब देखो एक हेल्दी टिश्यू कैसा होता है और एक अनहेल्दी टिश्यू कैसा होता है। वजाइना जो होगी उसकी आर्टरीज को अगर आपने कट कर दिया, सप्लाई को हटा दिया, तो उसका जो फंक्शनैलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और वो उतना हेल्दी डिस्चार्ज पैदा नहीं कर पाएगी। जैसे कि मैम ने बोला कि वजाइनल डिस्चार्ज इतना ही नॉर्मल है जितना हमारे मुंह से स्लाइवा का निकले। ग्लैंड्स हैं, कुछ ना कुछ काम करती हैं, सिक्रेशन हमें चाहिए, हमें वेटनेस चाहिए, हमें ड्राई नहीं चाहिए मुंह के अंदर। ड्राई होगा तो फटने लग जाएगा। सेम ऐसे ही वजाइना भी वेट होनी चाहिए, ड्राई नहीं। लेकिन ये जो सिस्टम है ये उसको ड्राईनेस दे देगा। अब वजाइना जो है वो वेट, इतनी ज़्यादा वेट नहीं होगी, तो ड्राई वजाइना अगेन डिस्पोलिबिया, पेनफुल वजाइना। ओके, सो ये सब कुछ और एडेशन इनसाइड वजाइनल कैविटी, दिस इज सम काइंड ऑफ स्कारिंग भी आप देखो यहाँ पे होगा, ये सब कुछ अफेक्ट करता है। हमारा क्या रोल है एज ए पेल्विक फ्लोर? ये एक ऐसा कंडीशन नहीं है जहाँ पे मसल्स सिर्फ हाइपरटोनस पेल्विक फ्लोर में जाती हैं। जब पेशेंट का हाइपरटोनस हुआ, उसको लोड लगा, उसको बॉडी डिस्फंक्शन हो रहा है तो वो लोड लगाएगा, ऊपर से प्रेशर देगा, तो पेशेंट धीरे धीरे वीक मसल्स भी क्रिएट कर देता है। तो पेशेंट को जो इशू होता है वो होता है मिक्स्ड पेल्विक फ्लोर इशू। मिक्स्ड हाइपरटोनस के भी सिम्टम्स होंगे, पेन भी होगा, टेंशन भी होगी, टाइटनेस भी होगी, फेल टू रिलैक्स भी होगा और हाइपोटोनस के भी फंक्शन होंगे, लीकेज भी हो सकता है प्रेजेंट। ओके, तो दोनों को हमें ट्रीट करना पड़ेगा। पर पहले कौन से कंपोनेंट को हमेशा ट्रीट किया जाता है? टाइटनेस को। तो हम क्या करेंगे, पहले मसल्स को रिलैक्स करना सिखाएंगे। रिलैक्स करने के लिए पेशेंट को काउंसिल करेंगे। काउंसलिंग, एजुकेशन एंड काउंसलिंग इज मस्ट। हम उसको थोड़ा एजुकेशन देंगे उसके साथ हुआ क्या है और हमें इस वापस सिस्टम को वापस कैसे सुधारना है। एजुकेशन, काउंसलिंग, जैसे पेशेंट आपके पास आना स्टार्ट करता है उसके बाद हम उसकी ट्रीटमेंट जो स्टार्ट करते हैं, ट्राई टू इंक्रीज द सर्कुलेशन। उसकी ब्लड सप्लाई जितना ज़्यादा बढ़ा पाओ उतना ही अच्छा है। तो उसके लिए अगर वहाँ पे एडेशंस है, टाइटनेस है, तो सब फर्स्ट थिंग इज सिट्स बाथ। हम कोई भी हीटिंग मोडालिटीज उसको देना स्टार्ट कर सकते हैं। IRR दे दो, सिट्स बाथ दे दो इस एरिया के ऊपर, पेरिनियल एरिया के ऊपर, ताकि हीटिंग से थोड़ी जो वॉस्कुलरिटी है वो इंक्रीज हो, सप्लाई जो है वो अच्छा हो, ब्लड सप्लाई अच्छा। और जो टिश्यूज़ हैं जो टाइट हुए वो थोड़े थोड़े सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाए। जैसे वो सॉफ्ट होते हैं उसके बाद हमें उसके अंदर सेंसिटिविटी पे काम करना है। पेशेंट को पेन नहीं होना चाहिए, पेशेंट का पेन रिड्यूस करना है। तो पेन को रिड्यूस करने के लिए एडेशन में काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले वी कैन स्टार्ट अप्लाइंग अल्ट्रासाउंड, लेकिन थेरेपेटिक अल्ट्रासाउंड हम तब तक नहीं देंगे अगर हमें लगता है कि अगर पूरे ऑर्गन्स को रिमूव कर दिया गया है, सर्जरी हुई है, देन वी कैन गो फॉर इट। लेकिन अगर इसको स्टेज 1B और 1A पे ही था तो नहीं देंगे अल्ट्रासाउंड आगे। बट अल्ट्रासाउंड हैज़ अ वेरी गुड रोल ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करने में। एस्ट्रोजन बेस्ड क्रीम्स का यूज़ करेंगे बिकॉज वी नीड लुब्रिकेशन। जब भी हम वजाइनल प्रेगनेंट को टच करेंगे हमें हमारे फिंगर को वजाइना के आसपास लगा के उसके अंदर पेरिनियल स्ट्रेचिंग मसाज देनी पड़ती है। बट वी कैन नॉट टच द एरिया विदाउट द लुब्रिकेशन। सो बेटर है कि हम कोई ऑयल यूज़ करें जो जैसे कि है कैस्टर ऑयल जिसमें वार्मिंग कैपेबिलिटीज़ होती है, या फिर एस्ट्रोजन बेस्ड
डॉक्टर को एक क्रीम लिख के दे जिसको हम यूज़ करेंगे उसकी पहले मसाज करने के लिए। विद आवर फिंगर्स विल डू द पेनियल मसाज और सुपरफिशियल जितनी मसल्स थी बल्बोकेबरनोसिस, सुपरफिशियल ट्रांसवर्स, पेनियल मसल्स, उन सबको रिलैक्स करेंगे, स्किन टिश्यूज, और धीरे धीरे अपनी फिंगर को अंदर डालेंगे वजाना के अंदर एंड विल ट्राई टू असेस कि उसका कौन सा एरिया, कौन सा या स्किन है या टिश्यूज है जो टाइट है, उसको फिंगर से फील करके टाइटनेस को, और हम उसको धीरे धीरे लाइक एफ्लूराज से स्टार्ट करके डीप एफ्लूराज विद प्रेशर एंड स्कूपिंग टेक्निक और आप लीडिंग टेक्निक, आप इस्टमिक कंप्रेशन सब कुछ यूज़ करेंगे और मसल्स को रिलीज करेंगे, रिलैक्स करेंगे। सोचो कि आप कोई भी टाइट टॉप बैंड को कैसे रिलीज करते हो, कोई शॉर्टिंग मसल्स को कैसे रिलैक्स एंड लेंथन करते हो। बायोफेशियल रिलीज रिलैक्सेशन टेक्निक्स को यूज़ करेंगे। छोटे छोटे टूल्स हैं अगर आपके पास, ISTM, उसको भी यूज़ करेंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच कर पाएँ वजाइनल टिश्यूज़ को। उसके बाद अगर वहाँ पे सेंसेशन को बढ़ाना है और नर्वस सिस्टम को भी इंटैक्ट रखना है तो वी ऑल्सो नीड बायोफीडबैक डिवाइसेस। बायोफीडबैक डिवाइसेस में हमारे पास EMS होता है जो बताता है कि पेल्विक फ्लोर जो ट्रांसवेजाइनल प्रॉब के साथ आता है, विल इंसर्ट दिस प्रॉब इनसाइड द वजाइना और हम इसको ऐसे मोड में रखेंगे जिसमें मसल्स को रिलैक्स करना सिखाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट करना नहीं। सो मसल्स विल गो फॉर 10 सेकेंड रिलैक्सेशन एंड 2 सेकेंड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ये मेथड यूज़ करेंगे 10 से 15 मिनट। उसके बाद हमारे पास वाइब्रेटर होता है, द ब्लैक कलर वन, एक छोटा वाइब्रेटर है जिसको वजाइनल ऑरिफिस पे लगा के या टाइट एरियाज पे लगा के हम मसल्स को टिश्यूज़ को स्ट्रेच होना सिखाएंगे। वाइब्रेशन जो है वो टॉनिक वाइब्रेशन थ्योरी के ऊपर, रिफ्लेक्स थ्योरी के ऊपर काम करती है। जितना आप वाइब्रेशन लगाओगे उतना वो मसल रिलैक्स होना स्टार्ट होगी। सुपरफिशियल मसल से लेके धीरे धीरे मिडल तक उसको इंसर्ट करेंगे वाइब्रेटर को और वो मिडल लेयर्स को भी रिलैक्स करेगा और अंदर इंसर्ट करके डीपर पेल्विक फेशिया को भी रिलैक्स करना स्टार्ट करेगा विद वाइब्रेशन थेरेपी। उसके बाद एक ऐसा टूल आता है जिसको हम कहते हैं पेल्विक वेंट। हम ये इसमें भी वाइब्रेशंस होती हैं, इसको इंसर्ट करेंगे वजाइना के अंदर और डीप तक जहाँ तक भी वाइब्रेशन हम दे पाए हम दे के ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करेंगे, मसल्स को रिलैक्स कराएंगे, टिश्यूज़ को रिलैक्स कराएंगे और वजाइना को एक इलास्टिसिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। सो दीज आर द बायोफीडबैक डिवाइसेस। और हमारी जितने भी ट्रांस जो हमने बाहर मसाज किया विद आवर फिंगर, जो टेक्निक्स यूज़ की विद आवर फिंगर, वो सारी टेक्निक्स को वजाइना के अंदर भी यूज़ करेंगे ट्रांस वजाइनल अप्रोच से। मसल साइड में होती है तो हम वजाइना को ना हिट करके पहले साइड की मसल्स लिमिटर एनआई को रिलैक्स कराएंगे। हमारा फिंगर ट्रांस रेक्टल अप्रोच में रेक्टम के अंदर इंसर्ट करके रेक्टल मसल्स अगर टाइट हो गई हैं तो उनको स्ट्रेच करेंगे, उनके लिए भी वाइब्रेटर यूज़ करेंगे, ये इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेटर्स यूज़ करेंगे, हमारी सारी टेक्निक्स यूज़ करेंगे। और हम नहीं भूलेंगे कि हम उस मसल्स को या उस स्ट्रक्चर को डायलेटर सारा सम काइंड ऑफ टूल्स जो हम पेल्विक थेरेपिस्ट यूज़ करते हैं, छोटे से साइज से लेके बड़ा साइज, मीन्स वो डिफरेंट साइज में आता है। साइज ऑफ माई फिंगर और 2 फिंगर 3 फिंगर ऐसे बड़ा साइज के डायलेटर्स आते हैं। सो विल स्टार्ट विद आवर फिंगर और सारी मसल्स को वाइब्रेटर के साइज के अकॉर्डिंग रिलैक्स करते जाएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट, आफ्टर फिनिशिंग फर्स्ट डायरेक्शन अप टू सेकेंड, डायरेक्शन अप टू थर्ड, अप टू फोर्थ, और ऐसे लास्ट तक हम उसको डायरेक्ट करके मसल्स को रिलैक्स कराएंगे। और जैसे हम उसको रिलैक्स करा देंगे टिश्यूज़ को, स्ट्रक्चर्स को, पेशेंट की बॉडी डिस्फंक्शंस खत्म, उसको बॉडी में दर्द नहीं होगा, दूसरा उसको स्टूल पास करने में भी दर्द नहीं होगा अगर मसल टाइट थी, और सेक्शुअल के लिए भी हम फीमेल को रेडी कर देते हैं। और उसके बाद हम सेकेंड कंपोनेंट पे काम करते हैं, अगर मसल्स वीक थी तो उनको स्ट्रेंथन कराने के लिए भी सेम टूल्स का यूज़ करके हम पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेंथनिंग प्रोटोकॉल में ले जाएंगे। ये हमारा रोल है सर्वाइकल कैंसर में एज अ पेल्विक रिहैब थेरेपिस्ट। टिश्यू टाइट है, टिश्यूज़ को रिलैक्स करना है, पूरी वजाइना के आसपास, रेक्टम के आसपास, यूरेथ्रा को रिलैक्स करो और रेक्टम को रिलैक्स करो और पूरी पेल्विक फ्लोर को रिलैक्स करो। सो दिस इज़ माई टॉक। और उसके अलावा हमारा वैक्सीनेशन फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में सबसे प्राइमरी रोल हमारा जो आता है वो है एजुकेशन। मैं चाहती हूँ आप लोगों के कितने खुद के क्लिनिक हैं, आज जाने के बाद एक काम करना है, A6 साइज A3 पेपर लेना और सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन इज मैंडेटरी, ये उठा के
अपने नोटिस बोर्ड पे लगा देना। इसके बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस सोसाइटी के बीच में क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। ये बहुत हद तक बहुत डीपली अफेक्ट करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ को। बचा तो लिया हमने फीमेल को, हमने नहीं, डॉक्टर ने बचा तो लिया, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ देने की जिम्मेदारी हमारी है। यहाँ पे हम स्टैंड होते हैं, उन्होंने अपना काम करके वो लोग हट गए। सो प्लीज कम फॉरवर्ड, work as a pelvic area therapist and start giving rehabilitation to the female in curing her vaginal tightness after cervical cancer surgeries. So this was my talk and मेरा गिफ्ट खुद को हर बर्थडे पे, मेरा बर्थडे 2 जनवरी को है, आई मेक श्योर कि 24 दिसंबर मैं पेप स्मीयर हर साल करा ही लेती हूँ, मेरा डेट फिक्स है। सो आप प्लीज़ अपना पेप स्मीयर अपने बर्थडे से पहले ज़रूर करा लें। ये गिफ्ट खुद को दें, बहुत बड़ा नहीं है, 700-800 रुपये का वो टेस्ट है, तो ये छोटा सा टेस्ट कराओ हर महीने, हर साल एक बार, और खुद को सेफ रखो। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हो, और अगर सेक्सुअली एक्टिव नहीं हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप जाओ और HPV वैक्सीनेशन लेके आओ। आपकी फीमेल, आपके घर में जो भी है, मम्मा है या आपकी बेटी है, सबको आपको प्रिवेंटिव रखना है। So this is my message to all of you, and thank you so much for listening to me.